माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 25 फरवरी का द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस हम साथ में करेंगे। और ये मैं आज एक हफ्ते की ब्रेक के बाद आपके साथ फिर से वापस जुड़ गई हूँ। और आज हम 3 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा साइबर अटैक आर राइजिंग बट देयर इज एन आइडल पैच, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद नॉट न्यूट्रल, जिसमें इंडिया ने अभी एब्सटेन किया है वोट करने के लिए रशिया के अगेंस्ट, उसके बारे में है। और तीसरा है ब्रीदिंग द टॉक्सिक एयर ऑफ चंद्रपुर, एक आर्टिकल है डिटेल में दिया हुआ है जिसमें हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर के जो टॉपिक्स आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में तीनों आर्टिकल्स का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, उसको हम देखेंगे। सो साइबर अटैक्स आर राइजिंग बट देयर इज एन आइडल पैक्ट को लिखा है एंड अनिल एंटनी ने, इज अ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर एंड अ म्यूनिक यंग लीडर 23 कॉबर शिफ्टंग एंड म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के एक्सपर्ट है। उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। ही इज मेंशनिंग कि इंडियाज G20 presidentship and summit later this year are ideal opportunities for crafting of a comprehensive domestic and global cyber security framework। मतलब G20 का तो वैसे भी इम्पोर्टेंस अपने आप में है कि सभी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी को लेकर के जो टेबल हमारे इंडिया के पास है उसको हम इनकैश करा सकते हैं। उस पर कई मुद्दों को उठा सकते हैं। ग्लोबल साउथ की बात हो, साउथ साउथ कंट्रीज की बात हो, सार्क की बात हो, आपस में म्यूचुअल कंसेंट की बात हो, रिलेशनशिप, ट्रेड की बात हो। अब देखिए साइबर सिक्योरिटी की बात भी आ गई है। तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ा जैकपॉट है, ऐसा समझिए इनडायरेक्टली, कि जहां पे वो इस मुद्दे को एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी के लिए या क्राफ्ट करने के लिए डोमेस्टिक लेवल पे इस बात को उठा सकते हैं, इस बात को मेंशन करते हैं ये एक्सपर्ट। The past few weeks have highlighted the soft underbelly of our fast expanding digital networks। और अभी पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पे ये पता चला है, दिखा है कि हमें वाकई एक डिजिटल नेटवर्क को तोड़ने वाले साइबर अटैक्स को केटर करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टील केज या फ्रेमवर्क की जरूरत है। तो इंडिया द फर्स्ट वाज द रैंसमवेयर अटैक, और जिसमें पहला था हमारा एम्स का जो अटैक हुआ था वो था। इसमें काफी डेटा ब्रीच हुआ। उसके साथ ही साथ आप देखिए 40 मिलियन जो है हेल्थ रिकॉर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज किया गया। उसके साथ जो है रैंसमवेयर गैंग अटैक जो हुआ था जिसको ब्लैक कैट ने ब्रीच किया था, उसके बारे में भी लिखते हैं कि सोलर जो पेरेंट कंपनी है सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके डेटा को ब्रीच किया था ब्लैक कैट ने। तो वहां से भी काफी डेटा जो है लीक आउट हो गया था, एक्सट्रैक्ट कर लिया गया था। तो जब इस लेवल के बड़े साइबर अटैक हो रहे हैं तो इंडिया को जरूरत है कि वो एक अच्छा सा पॉलिसी को क्राफ्ट करे और G20 की जो प्रेसिडेंटशिप है उसको उठाए, और ताकि सभी देशों को उसमें कनेक्ट किया जा सके। नाउ वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब जो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि जो हम उस लेवल पे आ गए हैं जहां पे चीजों को हर्ट करना इजी है इस साइबर अटैक के माध्यम से। सो ransomwares have emerged as the most predominant of malicious cyber attacks। ठीक है, here the perpetrators demand their hefty payments for the release of withheld data। obviously जब वो डेटा लेते हैं रैंसमवेयर अटैक में क्या है कि आपके सिस्टम से उन्होंने, इसको हम डिस्कस वैसे कर चुके हैं कि रैंसमवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या है और वायरस क्या है, उस पर नहीं जाएंगे। सो रैंसमवेयर अटैक में क्या है कि वो आपका डेटा हैक करते हैं, डेटा ले लेते हैं ब्रीच करने के बाद, और उसके बाद आपसे वो एक बड़ा पेमेंट मांगते हैं उस डेटा को होल्ड करके रिलीज करने का। वो एक, तो ये जो लेवल आ गया है, अगर आप एम्स जैसी बड़ी संस्था को आप ले लें कि एम्स का डेटा जो है वो इस तरीके से उन्होंने ब्रीच किया और पैसा मांगा, साथ ही साथ और भी संस्थाएं जो आगे अटैक हो सकती हैं, उसके लिहाज से हमारे लिए एक बड़ा वार्निंग बेल है। Data show that over 75% of Indian organizations have faced such attacks, with each breach costing average of 35 crore of damage। मतलब डेटा ये बता रहा है कि जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को 75% भारतीय संस्थाएं हैं उनमें ऐसे अटैक हो चुके हैं जहां 35 करोड़ का डैमेज अभी तक हो चुका है। देर आर अदर malwares that could infect all kinds of computer system। और अब हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के अगर फायदे हैं तो उनके नुकसान भी हैं। तो उसके उसके लिहाज से और भी ऐसे कई मालवेयर्स हैं और ऐसे कई और ऐसे सिस्टम्स हैं जिनको क्रिएट किया जा रहा है, अभी काम कर भी रहे हैं, जो हमारे देश में अटैक करने के लिए तैयार हैं और अटैक हो भी रहे होंगे, राइट। सो विद द लाइंस बिटवीन द फिजिकल एंड डिजिटल रियम्स blurring rapidly, every critical infrastructure from transportation, power and banking systems would become extremely vulnerable to the assaults from hostile state and non-state actors। ठीक है, तो hostile state and non-state actors, तो ये दोनों चीजों को दिमाग में रखिएगा कि जो इंटरनल सिक्योरिटीज का जो पॉइंट हम यूपीएससी में डिस्कस करते हैं, जहां पर हमारी सिर्फ आर्म फोर्सेस की बात नहीं हो रही है, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी में हमारा डेटा ब्रीच और
टेक्नोलॉजीज जुड़े हुए अटैक्स की बात भी होती है, इसमें साइबर अटैक आते हैं, उस पे भी सवाल बनने के चांसेस रहते हैं मेंस के पर्पस से। और इस साल लास्ट ईयर तो वैसे बहुत सारे अटैक हुए हैं, इनडायरेक्टली जो कुछ इंडियन संस्थाओं पे हुए हैं, साथ ही साथ कुछ बड़े बड़े कंज्यूमर्स के साथ भी फ्रॉड हुए हैं, बैंक्स को लेकर के, अमाउंट ट्रांसफर को लेकर के, जिसपे आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी करी हैं, तो उसके लिहाज से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बैठता है। Now, cyber capabilities are also playing a pivotal role as seen in the ongoing conflict in Ukraine. और यूक्रेन में जो इस समय जो वॉर चल रही है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, वॉरहेड्स, रडार्स का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। जीपीएस जैमिंग में भी साइबर कैपेबिलिटीज का यूज करके वहां पे वॉर को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो एक तरीके से आप देखिए कि साइबर जो सिक्योरिटी और साइबर अटैक दोनों ही चीजों का यूज हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर जो हमारा साइबर हब है, साइबर प्लेटफॉर्म है, उसके यूज से किया जा रहा है। विद साइबर थ्रेट्स केपेबल, जो अब जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि हमको इस घंटे की रिक्वायरमेंट क्या है कि एक इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है। भारत में क्या है कि 2022 में सर्टेन का जो जो हमारा मेन जो संस्था है जो इन सब चीजों को डील करती है, उसका नाम है सर्ट इन, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इन मतलब इंडियन। So, which is India's cyber security agency, introduced a set of guidelines for organization to comply with when connected to digital realm. So, उन्होंने कुछ guidelines को issue किया है। उसके साथ ही साथ जो हमारा ड्राफ्ट प्रोटेक्शन बिल है 2022 का, वो भी ये प्रपोज करता है कि पेनल्टी है 500 करोड़ की फॉर डेटा ब्रीच के ऊपर। ठीक है, तो दो चीज समझ में आती है हमको यहाँ पे। साथ ही साथ इंडिया ने आर्म फोर्सेस क्रिएटेड डिफेंस साइबर एजेंसी DCYA को भी उन्होंने क्रिएट किया है, जो केपेबल है ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव मैनूवर्स के लिए। इसके साथ ही साथ ऑल इंडियन स्टेट्स हैव देयर ओन साइबर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स। तो तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं मेंस राइटिंग में। सो सर्टेन क्या होता है, DCYA, ये प्री में पूछा जा सकता है, इसको दिमाग में रखिएगा कि ये सब चीजें करी गई हैं इन सब चीजों को दूर करने के लिए और उसे सिक्योरिटी लेने के लिए। However, most important lacks the tools of identify cyber attack. लेकिन समस्या अभी कहाँ है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि क्या साइबर अटैक है या नहीं है, उसके लिए टूल्स हमारे पास कम है, let alone prevent them. India also faces an acute scarcity of cyber security professionals. मतलब टूल्स की कमी है, साथ ही साथ प्रोफेशनल्स की भी कमी है जो साइबर सिक्योरिटी को डील कर सके। अगर आप देखें तो इंडिया में वर्कफोर्स कितनी है, 3 लाख लोगों की, और यूएस में कितनी है, 1.2 मिलियन पीपल्स की वर्कफोर्स है उनके पास, जो लोग डील कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट्स को। मोस्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशंस आर इन द प्राइवेट सेक्टर एंड देयर पार्टिसिपेशन रिमेन्स लिमिटेड इन इंडिया साइबर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर। मतलब हमें वर्कफोर्स की जरूरत है। दे वुड बी एडवाइज टू लुक एट द डिजिटल जिनीवा कन्वेंशन। इसके साथ ही साथ वो कहते हैं, एडवाइस करते हैं एक्सपर्ट कि हमको डिजिटल जिनीवा कन्वेंशन को एड्रेस करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, वेयर over 30 global companies have signed declaration to protect users and customers from cyber breaches and collaborate with the like-minded intergovernmental and state frameworks। इसमें कहा गया कि सभी कंपनीज को, संस्थाओं को, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ब्रीच होता है डेटा उनका, या फिर किसी भी ऐसी संस्था से कोलैबोरेट करना चाहिए जिससे कि उनको सिक्योरिटी मिल सके और फ्रेमवर्क तैयार हो सके। लेकिन उस डिजिटल जिनीवा कन्वेंशन को फॉलो कितना किया जा रहा है वो तो दिख रहा है कि 3 लाख की वर्कफोर्स है हमारे पास। विद द इंट्रोडक्शन of 5G and arrival of quantum computing, the potency of malicious software and avenues for digital security breaches would only increase। जैसे क्या ये 5G आ गया है, साथ ही साथ क्वांटम, अभी तक क्वांटम फिजिक्स था, अब क्वांटम कंप्यूटिंग भी आ गई है, जिससे क्या है कि एवेन्यूज बढ़ रहे हैं इस तरीके के अटैक्स के या थ्रेट्स के। इंडिया साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी वुड डू वेल नॉट टू ओवरलुक दीज एक्चुअलिटीज एंड ट्रेंड्स। और हम क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, वुड डू वेल नॉट, मतलब कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो इतना बेटर नहीं कर सकती अगर हम उनकी एक्चुअलिटीज को या ट्रेंड्स को फॉलो ना कर पाए तो। ना ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है कि वो कैसे कह ही रहे हैं कि G20 को हम यूज कर सकते हैं एक फ्रेमवर्क या फ्रेमवर्क क्राफ्ट करने के लिए या पॉलिसी क्राफ्ट करने के लिए। और साथ ही साथ विद मोर साइबर अटैक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन वुड बी क्रिटिकल टू कीप आवर डिस्टेंस स्पेस सिक्योर। इट वुड आल्सो बी कॉज विद व्हिच वुड फाइंड रेजोनेंस अब्रॉड। मतलब कह रहे हैं कि यूजुअली क्या होता है कि हमारे ये जो अटैक है वो इन हाउस नहीं है, वो बाहर से अटैक हमारे ऊपर होता है। तो उस केस में हमें जो डिजिटल
स्पेस है हमारी, उसको ध्यान में रखते हुए कि कौन-कौन से देश कौन-कौन से लोगों को एक्सेस है, क्या-क्या बॉर्डर सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं इंटरनेट के मामले में, उसके लिए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, उसको भी हमें स्ट्रिंजेंट करना है। साथ ही साथ विद मोस्ट साइबर अटैक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बियॉन्ड आवर बॉर्डर्स, तो ये तो क्लियर है कि आप जैसे कि चाइना पे आता है, चाइना की बात हुई थी लास्ट टाइम कि चाइना से अटैक हुआ हमारे ऊपर, जो एम्स वाला अटैक था तो वो बाहर से था। तो इन सब चीज़ों को भी ट्रैक करना ज़रूरी है। साथ ही साथ दिस ईयर साइबर क्राइम्स आर एक्सपेक्टेड टू कॉज डैमेज वर्थ एंड 8 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड, तो अभी इस साल की जो एक्सपेक्टेशन नंबर्स दिए हैं। साथ ही साथ हम जो कहा जा रहा है कि इंडिया हैज ऑलरेडी साइन साइबर सिक्योरिटी ट्रीटीज विच वेयर द कंट्रीज इंक्लूड, जिनमें हमने जो ट्रीटीज साइन की हैं वो की हैं यूएस से, रशिया से, यूके से, साउथ कोरिया एंड यूरोपियन यूनियन से। ठीक है, चाइना नहीं है इसके अंदर। साथ ही साथ जो I2U2 और क्वाड का जो हमारा जो एफर्ट है इंडिया को लेकर, मेंबरशिप है और जो कोलैबोरेशन है टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके लिए भी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। वहां पे भी जो साइबर रेजिलियंस है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो, अगर इन देशों देखिए क्वाड और I2U2 का इंपॉर्टेंस तो है क्योंकि इसमें इसमें अरब के और एशिया के वो देश आ रहे हैं जिनका आज की जियोपॉलिटिक्स में काफी इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम उनकी मेंबरशिप को यूज करते हुए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाते हैं तो कम से कम हम उन देशों के अगेंस्ट स्टेप ले सकते हैं जहां पे जो हमारे अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, राइट। सो हमें जो साइबर रेजिलियंस की जो इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है इन सब देशों को साथ में लाने के साथ साथ, येट देर इज नो ट्रूली ग्लोबल फ्रेमवर्क विच विद मैनी ऑपरेटिंग इन साइलोस, मतलब ऐसा कोई ग्लोबल फ्रेमवर्क नहीं है और वो अपने अपना जो कोई एक आइसोलेशन में या अपने देश को लेकर के पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते हैं। जैसे कहा कि क्वाड क्या है, सो क्वाड इज द कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग कॉमनली नोन एज क्वाड। इनमें कौन से देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप देख रहे हैं बड़े देश हैं ये चारों देश, तो अगर ये मिलकर के ऐसी कोई पॉलिसी बनाते हैं तो एक बड़ा स्टेप होगा। साथ ही साथ जो क्वाड है वो नॉन मिलिट्री अलायंस है, ध्यान दीजिएगा, नाटो की तरह नहीं है। कुछ ये क्वेश्चन बन भी सकता है प्री में कि नाटो की तरह कोई मिलिट्री अलायंस है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट अ मिलिट्री अलायंस एट ऑल, इट इज अ कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू इज टू नाटो और क्वाड में डिफरेंस क्या है, कलेक्टिव डिफेंस का अरेंजमेंट का, जिसके हिसाब से यूएस हैज कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटीज विद ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, नन ऑफ द अदर कंट्रीज आर ऑब्लाइज्ड टू डिफेंड वन अनदर। तो ये मिलिट्री अलायंस बिल्कुल नहीं है। I2U2 क्या है, इज अ ग्रुपिंग ऑफ इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स। पहले भी सवाल पूछा जा चुका है, प्री में आया था और उसके साथ ही साथ मेंस में क्वेश्चन प्री में नहीं आया, मेंस में पूछा गया, पर प्री में आ सकता है इस बार कि I2U2 क्या है और साथ ही साथ आपका क्वाड क्या है। द ग्रुप्स फर्स्ट ज्वाइंट स्टेटमेंट जो इसका I2U2 का वो रिलीज हुआ था वो 14 जुलाई 2022 को हुआ था। States that the countries aim to cooperate on joint investment and new initiative in water, energy, transportation, space, health and food security। तो ये एक्सपर्ट कह रहे हैं कि I2U2 और क्वाड के देशों को साथ में मिलकर के हम ले सकते हैं, एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं और इसका एम भी है फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ, वाटर, कोलैबोरेशन, इन्वेस्टमेंट। इन सारी चीजों को आप याद दिमाग में रखिएगा, प्री के पर्पज से पूछा जा सकता है मेरे ख्याल से। ना उसके साथ ही साथ वो कहते हैं कि अगर हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का एनवायरनमेंट क्रिएट करें, जैसे कि पहले भी यूएन असेंबली में बात हो चुकी है इसको लेकर के, जो टू प्रोसेस एजेंडा है उनका, तो उसके लिए भी हम एक स्टेप आगे लेके चल सकते हैं। वन इज द ओपन माइंडेड वर्किंग ग्रुप, इसमें जो पहले जो बात दो स्टेप की बात हो रही, दो प्रोसेस की बात हो रही, इसमें पहला है OEWG, मतलब ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप कंप्राइजिंग द इंटायर यूएन मेंबरशिप एस्टैब्लिशिंग थ्रू अ रिजोल्यूशन बाय रशिया, तो ये है। और दूसरा है द रिजोल्यूशन बाय द जो यूएस के द्वारा जो यूएस रिजोल्यूशन पास हुआ था ऑन द कंटिन्यूएशन ऑफ द ग्रुप ऑफ गवर्नमेंटल एक्सपर्ट GGE कंप्राइजिंग 25 कंट्रीज फ्रॉम द मेजर रीजन्स। तो ये अगर दो प्रोसेस में ले करके इसका फ्रेमवर्क तैयार हो तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए जो अभी के हालात हैं, ये आर्टिकल में तो वो कह रहे हैं, लेकिन हालात जो भी चल रहे हैं उस हिसाब से इन दोनों प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोई बड़ा फ्रेमवर्क साइबर सिक्योरिटी को लेकर बनना मुश्किल लगता है मुझे तो, क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप यूएस और रशिया एक साथ काम करने के लिए तैयार हो ही नहीं सकते जो हालात बन रहे हैं। और अगर बने भी तो उसके हिसाब से रशिया पहले अपनी लड़ाई तो लड़ ले यूक्रेन से, जो उसका मेजर टारगेट है। अभी उसका टारगेट ये है ही नहीं कि साइबर सिक्योरिटी का कुछ लेके कुछ करना है। तब तक इतने ब्रीचेस हो चुके होंगे कि सभी देशों के सामने बड़े बड़े एग्जाम्पल आ चुके होंगे मेरी समझ से। तो ये आर्टिकल के लिहाज से हम समझ सकते हैं, पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान के चलिए कि प्रेजेंटली कोई बड़ा फ्रेमवर्क बन सकता है G20 में, ऐसा कह पाना मुश्किल है। अगर बन भी गया तो इम्प्लीमेंट कब होगा तो वो भी एक सवाल है।
The two antagonist permanent members of the UN Security Council counted among India's most important strategic partners. कौन दो है वो हम सब जानते हैं, यूएस और रशिया की बात हो रही है. Differ vastly on many aspects of the internet. जैसे मैंने कहा कि अभी वो उनका जो ओपिनियन है वो अलग है इंडिया की सिक्योरिटी या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर के, जिसमें चाइना भी आता है. और अभी तो हर कोई देश अपने डिजिटल सॉवरिटी को लेकर के को एक्टिव है और रहना भी चाहिए. साथ ही साथ डिजिटल को अगर हम हटा भी दे तो अपने संप्रभुता को लेकर के हर देश लड़ रहा है कि उनके ऊपर अटैक ना हो जाए, कहीं किस ग्रुप में जाना है किस ग्रुप में नहीं जाना है. ये कई समस्याएं हैं देशों के सामने आजकल जो चल रही हैं. Yet based on adoption, member state have found the two resolution to be complementary and not mutually exclusive. तो समझने वाली बात ये है कि सभी देशों को साथ में आकर के एकजुट होकर कुछ फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है. और G20 समिट को अगर आप इनकैश करा लेते हैं, अपने स्टेक होल्डर्स को लेकर के साथ में चलते हैं, इंगेजमेंट ग्रुप्स बना लें, अगर हम अगर ये इंडिया कर पाया तो हम एक मिनिमम सिक्योर एक्सेप्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी बना सकते हैं. कि उसमें क्या कर सकते हैं हम एक्चुअली, कि मान लीजिए अगर हमारे ऊपर किसी देश से अटैक होता है, सपोज करिए चाइना का एग्जांपल हम लेते हैं कि चाइना की उस तरफ से अटैक हुआ, तो हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं. इससे ज्यादा आप क्या कर लोगे? साइबर अटैक को आप किसी देश को अगर इन्वॉल्व करने कोई फ्रेमवर्क बनाते हो तो आप सैंक्शंस लगवाने के सिवा आप किसी देश के ऊपर कर क्या सकते हो. पर इंटरनल सिक्योरिटी की जहां तक बात होती है, उस केस में आपको अपने सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग जैमिंग लगानी पड़ेगी, जिससे कि आपको प्रोफेशनल चाहिए, आपको वर्कफोर्स चाहिए जो आपके सिस्टम में एक जैमिंग लगा दे, ताकि कोई भी तरीके का ब्रीच आपके सिस्टम में ना हो सके. तो उसके लिए क्या करना है, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके पास वर्कफोर्स होनी चाहिए, जिसकी कमी हमारे देश में है. साथ ही साथ आपके पास प्रोफेशनल्स होने चाहिए. प्रोफेशनल्स वो जो आपकी थ्रेट को समझ सके, रिकॉग्नाइज कर सके कि ये थ्रेट है, वाकई साइबर अटैक थ्रेट है. अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत कर लेते हो ना, तो उस केस में अगर देश आपका साथ ना भी दे तो कम से कम आपने सिस्टम को तो आप सिक्योर कर सकते हो. ये मेरी समझदारी कहती है. तो ये था पहला आर्टिकल हमारा. उसके साथ दूसरा आर्टिकल है नॉट न्यूट्रल में. कह रहे हैं कि जब इंडिया ने एब्सटेन किया है ये रशिया को लेकर के, उसके बारे में आर्टिकल लिखा गया. इसमें कह रहे हैं इंडिया कैन नॉट बी सीन एज ए डिफरिंग, मतलब हेजिटेट, मैंने खुद लिखा है कि हेजिटेट नहीं करना चाहिए ऑन इश्यूज ऑफ एनी नेशन सॉवरिटी. मतलब इंडिया को इस बात में कांपना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि उसकी संप्रभुता का क्या होगा. क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडिया का जो एक काफी लंबे समय से झुकाव रशिया की तरफ रहा है, शुरुआती दिनों से, जब से हम आजाद हुए हैं तब से लेकर के आज तक. सो उसी को दिमाग में रखते हुए अगर आप समझें कि इन नियरली 1 year टू द डेट ऑफ रशिया's प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन्स लॉन्च ऑफ अटैक ऑन यूक्रेन 24/22, द यूएन जनरल असेंबली वोट ऑन द लेटेस्ट रेजोल्यूशन टू क्रिटिसाइज रशिया रिजल्टेड इन 141 वोट्स इन फेवर. तो अगर जब जब इस बार उनको जो क्रिटिसाइज किया गया, तो रशिया के जो लेटेस्ट रिजल्ट के रिजल्ट में सिर्फ 141 देशों ने फेवर में वोट किया उनको, जिसमें रशिया को क्रिटिसाइज किया गया था. जो उसमें 7 अगेंस्ट थे. इट इंक्लूड्स रशिया एंड 32 एब्सेंटेशन. वो कौन थे? इंडिया और चाइना ने एब्सटेन किया. मोटा मोटी बात यहाँ पे ये है. आप देखिए कि पीछे कुछ दिनों, जैसे कि एक बार जैसे इसराइल का जब मुद्दा आता है, इसराइल और पैलेस्टीन का जब मुद्दा आता है, तो इंडिया वहां भी एब्सटेन कर चुका है. साथ ही साथ अब यहाँ पे भी इंडिया ने एब्सटेन किया है. तो द resolution or a call for a just and lasting peace that was eventually sponsored by more than 70 countries demanded an immediate cessation of hostilities and appeal for accountability at the International Court for right violations and war crimes. तो जैसे ही जबकि हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से वॉर होनी ही नहीं चाहिए, यूएन ट्रीटी के हिसाब से तो वॉर हो ही नहीं चाहिए, पर रशिया ऑलरेडी उसको वायलेट करके जब वो अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, उस केस में इंडिया को एब्सटेन करना ही चाहिए. क्योंकि इस केस में अगर वो एब्सटेन नहीं करते हैं, अगर वो स्टेप लेते हैं कि नहीं, हाँ फेवर में अगर वो कर देते वोट इंडिया, जी मेरी ओपिनियन है पर्सनल, अगर इंडिया वोट करता है कि रशिया के अगेंस्ट, तो उस केस में क्या होगा, रशिया की पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो हमारा जो रिलेशनशिप है रशिया से वो खराब हो जाएगा ऑब्वियसली. क्योंकि आज की जो जियोपॉलिटिक्स ये कहती है कि किसी के अगेंस्ट बात करने की नहीं है. रशिया एक देश ऐसा है जो खुद डिसाइड कर सकता है कि क्या सही है क्या गलत है. अटैक करने की जरूरत ही नहीं थी. हमारे मोदी साहब तो हमेशा कहते हैं कि ये समय वॉर का है ही नहीं. तो उस केस में हम वोट करके ये बात को क्यों साबित करें कि हम इसके अगेंस्ट हैं, जब हम खुद कहते हैं कि वॉर करना जरूरी नहीं है. तो एब्सटेन करना, एब्सटेंशन, सॉरी माय मिस्टेक, एब्सटेंशन वाज द करेक्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू मी.
Now, significantly, the sponsors led by the US, its allies and European Union countries did not call for peace talks. उसमें क्या कह रहा है कि स्पॉन्सर्स जो स्पॉन्सरशिप हुआ, जो इस बात को आगे रखा गया, उसमें था कि जो यूएस के द्वारा कि जो एलाइज हैं, जो एलाई देश हैं और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने कहा डिड नॉट कॉल फॉर पीस टॉक, उन्हें पीस टॉक के लिए नहीं आगे बढ़े. समथिंग यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की डज नॉट फेवर एट प्रेजेंट given the status quo advantage that lies with Russia forces having laid claim to about 1/5 of Ukraine territory. क्योंकि ये रशिया ये क्लेम कर रहा है कि 1/5 हिस्सा यूक्रेन का है, वो उसने हथिया लिया है. तो अभी पीस टॉक के लिए ना यूरोपियन देशों ने और ना ही एलाय जो है यूक्रेन के, उन्होंने उस बात को आगे नहीं रखा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम ये वो जो हिस्सा क्लेम कर रहे हैं, ये लगता है यूक्रेन को कि वो वापस ले सकते हैं. तो पीस टॉक की जो बात है वो अभी नहीं हो पाई, और उस केस में अभी आगे मुझे भी लगता भी नहीं कि पीस टॉक उसमें हो सकता है. टू अमेंडमेंट सजेस्टेड बाय रशियाज एलाई बेलारूस टू रिप्लेस द टर्म इन्वेजन, और जिसमें 2 अमेंडमेंट्स ये करेगा कि रशिया के जो अलाय हैं, बेलारूस ने ये कहा कि इन्वेजन को आप रिप्लेस कर दो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन से, एंड टू कॉल फॉर डायलॉग इमीडिएटली वर रिजेक्टेड, पर वो भी जो डायलॉग था वो रिजेक्ट हो गया. एज अ रिजल्ट, although there is a military stalemate in Ukraine, casualties continue to rise and Western sections have not found favor with much of the world. Ukraine and NATO countries called the vote a major victory, much like that they had in a similar vote on March 2022. ठीक है, तो अभी जो वोट हुआ, इसमें वोटिंग हुई, जिसमें से 141 देशों ने फेवर में सपोर्ट किया, 32 देशों ने नहीं किया, इसमें इंडिया और चाइना भी नहीं थे. पर फिर भी पीस टॉक तो हुआ नहीं, और जैसे कि और चेंजेस वो होने के आसार दिख भी नहीं रहे हैं. अभी इस वॉर का रिजल्ट अभी नहीं आएगा, पर जैसा कि ये लोग इस बात के लिए डर रहे हैं देश, कि ऐसा ना हो कि रशिया कोई नया स्टेप ले, कोई न्यूक्लियर स्टेप ले या कुछ नेगेटिव स्टेप ले, उस केस में पीस टॉक होना जरूरी है. तो देखते हैं क्या कहानी बनती है. Now, in spite of several attempts by the US and the European countries have abstained, which is it has consistently done since last year on any resolution at the key UN bodies that had been critical to Russia. सारे देश ये चाहते हैं, यूएन बॉडीज की जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसके साथ ही साथ ये सब चाहते हैं कि रशिया को ये जो इन्वेजन है तो गलत है ही अपने आप में, पर कोई मिडिल वे निकालना चाहिए, बट वो पॉसिबिलिटी नहीं है. इसमें इंडिया ने एब्सटेन किया. इन एक्सप्लेनेशन, और इसके लिए जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने इस बात को बोला at international fora, some of which were reiterated by India's UN envoy on Thursday, that Modi government has asserted its strategic autonomy, citing its traditional relationship with Moscow. Its initial concerns of becoming a party to the conflict with Indian students were caught in the middle. मतलब ठीक है, अगर हम ये बात उन्होंने कही कि हम जो संबंध है हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है हमारे देश की, लेकिन अगर हम ऐसा कोई स्टेप उठाते हैं तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पीछे फंस जाएंगे. स्ट्रेसिंग दैट डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, और इस जो डिप्लोमेसी डायलॉग के चक्कर में आर द ओनली वे फॉर फॉरवर्ड एंड क्लेमिंग दैट इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ सॉर्ट्स टू लीव स्पेस फॉर द मीडिएशन. ध्यान दीजिएगा, तो सिर्फ देश अपने बारे में ही नहीं सोच सकता, हमारे बहुत सारे देश के नागरिक और स्टूडेंट्स उस देश में रहते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं. तो अगर हम उनको डायरेक्ट अगेंस्ट चले जाते हैं किसी देश के, तो वहां पे रहने वाले हमारे भारतीय नागरिकों का नुकसान हो सकता है. वो बीच में फंस सकते हैं इस डायलॉग बाजी में, इस रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में. तो इसलिए उन्होंने जयशंकर साहब ने ये बात कही, और ये इनडायरेक्ट वे में एक सेंटेंस बताया गया है इस आर्टिकल में, डायरेक्ट वर्ड बाय वर्ड नहीं है इसमें. Now, while its decision to reject unilateral Western sanctions on Russia and increase trade in fuel and fertilizer with Moscow can explain by its desire for the independent decision making. और जो ये डिसीजन है टू रिजेक्ट यूनिलेटरल वेस्टर्न सैंक्शन, और ये जो रिजेक्शन भी है उस बात का जहां पे एक तरफा वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए हैं रूस के ऊपर, एंड इंक्रीज ट्रेड इन फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स विद मॉस्को कैन बी एक्सप्लेन बाय इज डिजायर फॉर इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तो क्योंकि हम सब ये तो क्लियर है ना कि इंडिया रशिया से रिलेशनशिप है, हम उनसे तेल लेते हैं, हम उनसे काफी चीजों में जो है डिफेंस पे डिपेंडेंसी है, हमारी डिसीजन मेकिंग है. तो उस केस में हमने सोच समझ के स्टेप लिया, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है. इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली हार्ड फॉर न्यू दिल्ली टू होल्ड दैट abstaining from voting at the multilateral stage is a principal stand. ठीक है,
Now, Prime Minister Modi celebrated statement that this era is not of war, has not been headed by President Putin, and it is unclear if Ukraine sees India as an unbiased mediator. तो ठीक है, जो ये चीज अगर यूक्रेन उनको अनबायस्ड मीडिएटर की तरह देखता है इंडिया को, तो वो भी कुछ अपने वो अनक्लियर होगा उस बात में, क्योंकि हमेशा हमारा देश कहता रहा है, मोदी साहब कहते रहे हैं कि ये जो एरा है वो वॉर का एरा नहीं है, ये बातचीत से सॉर्ट हो सकता है। और साथ ही साथ अगर किसी देश की सोवरेनिटी पे आप अटैक करते हो तो आपकी सोवरेनिटी भी अटैक पे रहने की चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत क्लियर है। इट हैज बिकम वेरी क्लियर दैट इंडिया इज इंडीड अ रशियन इन्वेजन ऑफ इट्स स्मॉलर सोवरन नेबर on one that has not been halted despite Russia gaining its initially announced strategic goals। ठीक है, तो ये जो रशिया का इन्वेजन था, वैसे भी अपने छोटे देश पे इस तरह का इन्वेजन करना अपने आप में एक क्रिटिकल स्टेप है, लेकिन उसको किस तरह से हमको हैंडल करना है, वो न्यू दिल्ली के लिए एक अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक और एक जियो पॉलिटिकल स्टेप हो सकता है। इंडिया हैज प्रूवन ओवर डिकेड्स दैट इट विल नॉट वोट अंडर duress, yet the global and regional leadership that New Delhi claims cannot come from appearing different over basic principles of sovereignty and territorial integrity। क्लियर है कि वो कह रहे हैं कि हमारा जो रीजनल लीडरशिप है, that New Delhi claims cannot come from appearing different from basic principles। हम अपने बेसिक प्रिंसिपल से अलग नहीं है, जिसमें संप्रभुता भी हमारी आती है और साथ ही साथ जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो भी आती है। तो ठीक है, तो इस चीज को अभी और डिस्कस करने में आएगा। ये अभी हुआ है, इस पे आर्टिकल छपेंगे, भी छप ही रहे हैं, तो इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इंडिया ने एब्सटेन किया, उन्होंने इस बात को बोला कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे नागरिकों को हम स्टेक पे नहीं रख सकते हैं, और ये जियो पॉलिटिकल स्टेप के नाते चाइना ने भी एब्सटेन किया है इसके लिए। देखते हैं कि ये जो वॉर है वो किस करवट बैठती है। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रीदिंग द टॉक्सिक एयर ऑफ चंद्रपुर। चंद्रपुर को लेकर काफी सवाल इस आर्टिकल में उठाए गए हैं, इसको पहले भी आर्टिकल उठता रहा है, क्योंकि जो थर्मल पावर स्टेशन है, जिससे कई सारी ऐसे टॉक्सिक मटेरियल्स निकलते हैं जो वहां के आसपास के लोगों के लिए एस्थमेटिक होते हैं, उनकी ब्रीदिंग इश्यूज और साथ साथ हेल्थ के लिए हैजार्ड है। सो डिस्पाइट द चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन फेसिंग सेवरल एलिगेशंस ऑफ फ्लाउटिंग environmental norms and of knowingly willingly damaging its immediate environment। ठीक है, it has barely faced any action। मतलब सवाल लोग उठाते रहे हैं, मंथन करके एक संस्था है उसने, साथ ही साथ और भी इन्वायरमेंटलिस्ट से सवाल उठाते रहे, पर कोई सुनवाई नहीं है। मिनारली धेम्बला reports from one of the India's most polluted cities on the dangers of slurry leaks and untreated coal waste and the effects of toxic substances of the population। तो इसके ऊपर आर्टिकल है, पढ़ना जरूरी है। एनवायरमेंटल वाले सेक्शन में सवाल पूछा जा सकता है। तो उसके वो मेंशन करते हैं कि मुंदादास आर एन इंटर जनरेशनल हाउस होल्ड अ फ्यू स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द कोल फायर चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो जगह है वो चंद्रपुर, आप देखिए इस इलाके में है, महाराष्ट्र के इस साइड पड़ेगा, और यहाँ पर ही ये स्टेशन है, जिसको पूरा अच्छा शॉर्ट फॉर्म है CSTPS। सवाल इस आर्टिकल में शुरुआत यहाँ से हुई थी, जहाँ पे एक बच्चे को अस्थमा है, और ये अस्थमा उसको बचपन से इसलिए है क्योंकि वो चंद्रपुर जहाँ थर्मल पावर स्टेशन है उसके आसपास के इलाके में रहता है, जिसकी वजह से उसको दिक्कत है। और इसे उस बच्चे के लिए नहीं, कई सारे लोगों को वहां पे अस्थमा की प्रॉब्लम है वहां के इन्वायरमेंट को लेके। और a hulking 7-unit facility with a capacity of 2920 megawatt, the plant has been blowing toxic substances from nearly 40 years। मतलब 40 साल से वहां के आसपास के एनवायरनमेंट में टॉक्सिक मटेरियल्स स्प्रेड हो रहे हैं। चंद्रपुर को इंडिया का ब्लैक गोल्ड सिटी भी माना जाता है, और एंड इज द विदर्भा रीजन द कोल रिच बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पे कोल बहुत ज्यादा है। ये प्रीम पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो कोल सबसे ज्यादा, जहाँ विदर्भ का जो रीजन है वहां पे कोयला भी बहुत है, और इस वजह से इंडियाज ब्लैक कोल सिटीज को माना जाता है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन इंडिया। दिस सिटी इज एन इंडस्ट्रियल एरिया होम टू सीमेंट, एक्सप्लोजिव्स, पेपर, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज इन एडिशन टू माइंस। ये सारी चीजें वहां पर है, सारी फैक्ट्रीज वहां पे है, एक्सप्लोजिव वहां बनाए जाते हैं, पेपर बनाया जाता है, टेक्सटाइल बनाया जाता है। तो वहां पे इस तरह का एनवायरमेंटल हिजार्ड होना तो लाजमी है, लेकिन इससे वहां के लोगों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। Now, CSTPS plant alone released 7,100 metric tons, almost 18 jumbo jets of fly ash। याद रखिएगा कि फ्लाई ऐश पे प्रीवियस सवाल पूछा गया था कि कोयले की फैक्ट्री से क्या क्या चीजें बाहर निकलती हैं। उसमें एक जगह है फ्लाई ऐश, उसका सॉरी एक चीज नाम होता है फ्लाई ऐश, जो से कोयला का एक फ्यूम जैसा उड़ता है सफेद सफेद हवा में। वो फ्लाई ऐश हमारी
क्रायोजेनिक सॉरी कार्सिनोजेनिक होता है। वो हमारे चेस्ट के लिए, हमारे जो सांस ब्रीदिंग वाले सेक्शन के लिए, ब्रीदिंग वाले के सेक्शन के लिए, साथ ही साथ हमारे गले के लिए बहुत खतरनाक होता है। उसका नाम यहाँ लिया जा रहा है। तो कितना रिलीज करता है? 18 जंबो जेट आ जाए इतना सारा फ्लाई ऐश वो रिलीज करता है ये प्लांट। अ फाइन particulate by product of coal combustion that is known as by carcinogenic effect। पर ध्यान दीजिएगा, कार्सिनोजेनिक कैंसेरियस भी होता है जिसमें आपका गला, आपका चेस्ट, आपका ब्रीदिंग सिस्टम इफेक्ट होता है। इट ऑल्सो जनरेट्स 2900 metric tons of bottom ash, the heavier coal waste that is non-combustible and needs to be stored safely to prevent it from percolating into the groundwater। So ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ सेपी कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पॉपुलेशन इंडेक्स में इसका स्कोर है 76.41 2019 के हिसाब से। सेपी क्या है? सेपी इज अ मॉनिटरिंग स्केल दैट इज असेस द ओवरऑल एनवायरमेंटल क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज इन इंडिया। सो यहाँ पे ये प्लांट क्या है? हमारा जो कोयले से निकलने वाले जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उसको पानी में फ्लोट करता है। वहां की जो नदी है उसमें फ्लोटिंग होती है। साथ ही साथ हवा में भी इसके एशेस मिलते हैं जिससे वहां के लोगों को एनवायरमेंटल इश्यूज है। When scientists installed fog lungs to measure air population in the city number 21, they turned sooty black in 1 week. The air became so toxic that the air quality index reached a danger of 400। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका जो लेवल है वो यहाँ का 400 है। और साथ ही साथ जब उस पर मेजर किया गया तो वो जो फॉक लंग्स करके जो एक टेस्ट किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, तो वहां का जो नंबर था वो पूरा ब्लैक हो गया। मतलब बहुत हाई लेवल पे वहां पे टॉक्सिन्स हैं हवा में। और जो वहां का जो पोल्यूशन, जो एनवायरनमेंट है वो पूरा पोल्यूटेड है। जनवरी 22 में सल्फर डाइऑक्साइड रीडिंग फ्रॉम अ मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड यूनिट 8, a new unit commissioned in 2014 was found to be 8 times higher than the standard time। तो मतलब standard limit। तो यहाँ पे क्या है? SO2 है वहां की हवा में, साथ ही साथ आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है वहां की हवा में, जिसकी वजह से वहां के लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज और हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। इसी बात को इस आर्टिकल में बहुत जगह उठाया गया है। नाउ स्टडी के हिसाब से अगर इसको हैंडल नहीं किया गया तो बहुत ज्यादा समस्याएं आगे हो सकती हैं, और जिसमें से सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाले बच्चे हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चों को वहां पे एस्थमेटिक इश्यूज हो रहे हैं SO2 और NO2 की वजह से। इसमें से कुछ की एक्टिविस्ट भी सामने आए हैं चंद्रपुर में, जिसमें मुंडाबा हु रन्स द नॉन प्रॉफिट चंद्रपुर बचाओ संघर्ष समिति उन्होंने बनाई है, हैव फिल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट डिमांडिंग एक्शंस। और भी कई सारे एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में इस बात को उठाया है कि आप जो इसका SO2 और साथ ही साथ NO2 का जो है डिस्पोजेबल ठीक करें। साथ ही साथ जो वहां पे जो नदी है जिसका नाम मेंशन हो रहा है यहाँ पे, इराई नदी, जो वहां पे मेन नदी है जैसे पानी पहुंचता है वहां की जगहों पे, वो पूरा पानी उसका खराब हो चुका है जिसको पीने से वहां के लोगों में दिक्कत पैदा हो रही है। साथ ही साथ नदियां, नाला और वहां के जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी काफी डिमोलिश हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हवा में है और पानी में है तो सब चीजें इन्फेक्टेड होंगी ही होंगी। तो अगर उसको ठीक नहीं किया गया, फ्लाई वॉश, ये तो मेंशन किया है फ्लाई ऐश वॉच ग्रुप ने भी, कि अगर उसको दिमाग में नहीं रखा गया और जल्दी कोई स्टेप नहीं उठाया गया तो बहुत सारे डिजास्टर आगे देखने को मिल सकते हैं। ना उसके साथ ही साथ जब कोयला निकलता है, कोयले को साफ किया जाता, कोयले से निकलने वाला साफ नहीं, कोयले को से निकलने वाला जब एक्सट्रैक्शन होता है तो वो एक ऐश पॉन्ड में इकट्ठा होता है, और वो ऐश पॉन्ड से निकलने वाले जो मटीरियल्स टॉक्सिन्स होते हैं वो जमीन, लैंड में, मिट्टी में और साथ ही साथ पानी में घुल जाते हैं, जिसको पूरी तरीके से साफ करना मुश्किल होता है, और जिस वजह से वहां का पानी, मिट्टी सब पोल्यूटेड है। उसके साथ ही साथ इन कोराडी एंड खापर खेरा इन महाराष्ट्र where there are two states run plants and 24 megawatt 30-40 megawatt capacity respectively, Manthan examined the water quality and found that almost every water sample failed the Safe Bureau of Indian। मतलब उसके साथ कोराड़ी और कापड़ खेरा में भी दो ऐसे प्लांट हैं जिनके पानी को चेक किया गया, जो वहां का पानी है ग्राउंड वाटर को, तो वो जो सेफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो लेवल है उसको फेल कर चुके हैं। मतलब पानी में कोल ऐश है और साथ ही साथ जो निकलने वाले हैजार्ड्स मिल चुके हैं, जिससे कैंसर होने के जो कैंसर और ब्लैडर और लिवर की बीमारियां बढ़ती हैं, ये सारी चीजें वहां के लोगों के लिए एक डिजास्टर का रूप ले रही हैं। ये इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। बेटर वे क्या है कि जल्दी से जल्दी लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से कहा गया स्टेप उठाना चाहिए। वहां के आप प्लांट को बंद करने के बजाय उसके जो एक्सट्रैक्शन है
कोयले के पानी का है या जो भी पानी निकलता है जिसमें SO2 NO2 है और जो ग्राउंड वाटर में जाके मिलता है उसको रोका जाए। इंडिया प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट 180 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ फ्लाई ऐश एवरी ईयर एंड सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ इट इज रिमेन्स अनट्रीटेड एंड अनरिसाइकल्ड। सो जो जो फ्लाई ऐश जो है, जो अनट्रीटेड है, अनरिसाइकल्ड है, उसको ठीक किया जाए। Indian government has issued various notification on fly ash utilization, demanding beneficial reuse, install of all-out disposable installation of full gas desulfurization (FGT), flue gas desulfurization units and safe disposable of fly ash। तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी नोटिफिकेशन निकाले, तभी ये प्रीवियस सवाल उठा भी था कि फ्लाई ऐश की यूटिलाइजेशन को और डीसल्फराइजेशन किया जाए, सेफ डिस्पोजेबल किया जाए, पर ऐसा ना होने की वजह से वहां के लोगों को दिक्कत पैदा होती है। साथ ही साथ FGT इज सिस्टम दैट कैन हेल्प कट SO2 एमिशन। अगर FGT को कहते हैं फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन अगर किया जाए तो SO2 की मात्रा जो वहां के हवा में है और जो वहां पे डिस्पोजल में निकलती है उसको कम किया जा सकता है। साथ ही साथ NO2 को भी कम किया जा सकता है, पर ऐसा ना होने की वजह से जो फेल, क्योंकि FGT फेल है, लोग उसको फैक्ट्रीज फॉलो नहीं कर रही, प्लांट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के लोगों को ये हैजार्ड फेस करना पड़ रहा है। नाउ उसके साथ ही साथ वी आर प्लानिंग टू प्लेस FGT एज पर द गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ऐसा लोग अथॉरिटीज कह रही हैं, लोग कह रहे हैं कि हम इसको कर रहे हैं, इसको करना चाहते हैं, पर अगर ऐसा होता तो वहां के लोगों को जो जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए इसमें, जिसमें कि कैंसर होने के चांसेस, ब्लैडर और लिवर खराब होने के चांसेस जो है, इसमें पानी का जो सैंपल है फेल कर चुका है ब्यूरो के मेंबर्स को, तो वो ना हुआ होता अभी तक। ठीक है। एज पर द लेटेस्ट अवेलेबल डेटा, CSTPS हैव ओनली यूटिलाइज्ड 45% ऑफ इट्स फ्लाई ऐश। मतलब फ्लाई ऐश को जो साफ करने की, जो FGT लगाने का जो प्रकरण है, उसमें इसमें से 45% फ्लाई ऐश को ही कंज्यूम किया जाता है साफ करने के लिए, बाकी का यूं ही उड़ने दिया जाता है। और इसमें से द वेट ऑफ 1500 टाइटैनिक शिप्स इज स्टोर्ड इन द फ्लाई। इतना फ्लाई ऐश निकलता है कि 1500 टाइटैनिक शिप भर जाए, मतलब इतनी क्वांटिटी में निकलता है। सोचिए क्या हालत होती होगी वहां के लोगों की। So according to Maharashtra State Population Control Board action plan, CSTPS was to have achieved 100% utilization by 2014, जिसमें से जो ये सारा जो 45% को 100%, 100% होना था 2014 तक, जो अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी देखने वाली बात है, ये दिए और तूफान की लड़ाई है। ये कहा है इट्स अ बैटल बिटवीन अ लैम्प एंड अ स्टॉर्म, ही सेज। तो जो जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो लोग लड़ाई कर रहे हैं महाराष्ट्र के लोगों के लिए, ये बात उन्होंने इस बात को मेंशन किया है, ये दिए और तूफान की लड़ाई है। इट्स अ बैटल बिटवीन अ लैम्प एंड अ स्टॉर्म। तो जब इतना बड़ा, आप सोचिए 1500 टाइटैनिक शिप भर जाए, इतना फ्लाई ऐश निकलता है, जिसमें से 45% ही ट्रीट हो पाता है, साफ किया जाता है, तो वहां के लोगों को इस तरह की बीमारियों के लिए छोड़ दिया गया है क्या? इस बात को ये आर्टिकल उठाता है। ये सारे आर्टिकल आपको द हिंदू की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं, तैयारी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और मृणालिनी ढेमला एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट है। तो ये था हमारा आज का डेली एडिटोरियल एनालिसिस द हिंदू का, और आप सबसे मैं मिलूंगी न्यूज एनालिसिस वाले सेक्शन में कुछ देर के बाद। तब तक तैयारी करते रहिए।